जय हिंद दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम। मैं एडवोकेट इमरान अली शेख आज आपके सामने एक नए टॉपिक पे बात करने आया हूँ। आज का हमारा टॉपिक है हिबा और वसीयत में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि हिबा होता क्या है। हिबा एक तरीके से गिफ्ट होता है। जब कोई मुस्लिम व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में अपनी प्रॉपर्टी किसी को देता है बिना किसी बदले के, तो उसे हिबा कहा जाता है। हिबा जो होता है पूरी तरीके से गिफ्ट होता है, ठीक है। एक मान लीजिए कभी हम जब भी प्रॉपर्टी परचेस करते हैं तो उसमें क्या होता है, एक कंसिडरेशन होता है। हम पैसा दे के ही परचेस करते हैं ना, हम आगे वाले को पैसा देते हैं और उससे प्रॉपर्टी परचेस करते हैं। लेकिन हिबा में ये नहीं होता। हिबा में एक तरीके से जब भी कोई मुस्लिम व्यक्ति किसी व्यक्ति को अपनी प्रॉपर्टी उपहार में देता है, गिफ्ट में देता है, तो उसे ही हिबा कहते हैं, ठीक है। लेकिन हिबा वैलिड होने की भी तीन शर्तें होती है। जो पहली शर्त उसकी जो है वो है, डोनर जो है, जो हिबा करके दे रहा है वो पूरी तरीके से बालिग हो, 18 साल प्लस हो। वो साउंड माइंड होना चाहिए, यानी उसे उस चीज़ की समझ होना चाहिए, ठीक है। वो मानसिक बीमार नहीं होना चाहिए, या शराब या किसी प्रकार के नशे के केस में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये उसकी पहली शर्त है। दूसरी शर्त जो है, गिफ्ट पूरी तरीके से फ्री कंसेंट से दिया गया हो, फोर्सफुली उसको मजबूर ना किया गया हो, ठीक है, पूरे अपने मन से दिया गया हो, ठीक है। तो वो जो रहता है वो गिफ्ट पूरी तरीके से फ्री कंसेंट से दिया हुआ गिफ्ट ही एक वैलिड हिबा कहलाता है। तीसरी जो कंडीशन है उसकी वो है पोजीशन, यानी कब्जा। हम जिसको भी हिबा करके दे रहे हैं वो उसको कब्जा भी देना ज़रूरी है, पोजीशन देना उसका बहुत ज़रूरी है। पोजीशन दो टाइप का हो सकती है, एक तो उसको रियल में दिया गया हो, सेकंड जो होता है सिंबॉलिक भी हो सकता है। अब रियल मतलब हमने उसको हिबा करके दिया प्रॉपर्टी का, और वो प्रॉपर्टी पे वो अपना पोजीशन लेके वो रहना चालू कर दिया उसने वहाँ, इसको बोलेंगे रियल पोजीशन। और दूसरा सिंबॉलिक मतलब कोई किराएदार को, अभी वहाँ पहले से कोई किराएदार रह रहा है और जिसके नाम पे हमने हिबा करके दिया वो वहाँ से किराया अपने नाम से ले रहा है, तो उसका एक सिंबॉलिक पोजीशन आ गया। तो ये कंडीशन है एक वैलिड हिबा की, ठीक है। चलिए अब हम हिबा को एक एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति के पास 100 रुपये की प्रॉपर्टी है, तो चाहे उसे अपनी किसी भी वारिस को या गैर वारिस को पूरे 100 रुपये की संपत्ति गिफ्ट कर सकता है। इसके लिए उसे किसी भी लीगल हायर की सहमति की ज़रूरी नहीं है। अब इससे ही रिलेवेंट एक केस लॉ है, अब्दुल रहीम वर्सेस शेख अब्दुल जब्बार, ठीक है। इस केस में क्या हुआ था ना, एक बाप ने अपने छोटे बेटे को 1973 में एक गिफ्ट डेट करके दे दी थी, ठीक है। अब गिफ्ट डेट तो उसको करके दे दी और टाइम पर म्यूटेशन भी करवा दिया। और वो घर में क्या रहता हुआ था ना, वो वहाँ किराएदार रहते थे, तो छोटा बेटा जो था वो वहाँ से किराया भी वसूल करता था खुद के नाम पर। अब 1980 में क्या हुआ, उसके बड़े बेटे ने उस पर ऑब्जेक्शन लिया कि जो विल किया है वो वैलिड नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पे अपना फैसला सुनाया और बोला कि गिफ्ट पूरी तरीके से वैलिड था, क्योंकि उसके बेटे ने जो पोजीशन छोटे बेटे को मिला था वो टाइम पर मिल गया था, और कॉन्स्ट्रक्टिव पोजीशन था जहाँ से जो किराया जो था वो छोटे बेटे को आ रहा था, ठीक है। और म्यूटेशन भी उसके पापा ने उसके ज़िंदगी में रहते हुए कर दिया था, और मुकदमा लिमिटेशन से बाहर था, क्योंकि जब उसने ऑब्जेक्शन जो उठाया था वो 1980 में उठाया था। तो लिमिटेशन एक्ट के हिसाब से 3 साल के अंदर उसको उसमें ऑब्जेक्शन उठाना था, ठीक है। तो कोर्ट ने माना कि गिफ्ट वैलिड है, बाकी लीगल हायर्स का जो भी ऑब्जेक्शन है वो पूरी तरीके से खारिज कर दिया था। अगर गिफ्ट सही प्रोसेस और पोजीशन के साथ किया जाए तो लीगल हायर्स की राजी नाराजी होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलिए दोस्तों, अब हम जानेंगे कि वसीयत क्या होती है। वसीयत का मतलब होता है इच्छा, विल। जब भी मुस्लिम व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति मृत्यु के बाद अपनी वसीयत या अपनी प्रॉपर्टी किसी के नाम करता है कि भैया मैं जीते जी तो मैं अपनी ये लिख के जा रहा हूँ कि ABC नाम की कोई भी प्रॉपर्टी मेरे मरने के बाद मेरे बड़े बेटे को, भांजे को, भाई को, दोस्त को, ये संपत्ति में जो है मेरी विल के अनुसार ये उसके नाम पे ट्रांसफ़र कर देना, तो उसे विल कहते हैं। अब मुस्लिम लॉ में कोई भी व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी का सिर्फ 1/3 हिस्सा, 1/3 हिस्सा ही विल के जरिए दे सकता है, अगर बाकी लीगल हायर राजी नहीं हो तो, ठीक है। लेकिन अगर सारे लीगल हायर मृत्यु के बाद राजी हो जाए तो पूरी प्रॉपर्टी
भी वैलिड रूप से ट्रांसफ़र की जा सकती है। अब मुल्लाज मोहम्मदन लॉ के सेक्शन 118 के अनुसार एक bequest to inherit is not valid unless the other heirs consent to it after the date of the testator. Consent given during lifetime is of no effect. इसका मतलब ये होता है कि एक वारिस के पक्ष में वसीयत तब तक वैलिड नहीं होती जब तक अन्य वारिस उस पर मरने के बाद रजामंदी ना हो। जीवन काल में दिया गया कंसेंट किसी भी काम का नहीं होता। मतलब कि वसीयत में जो कंसेंट दिया होता है वो उसके जीते जी अगर अपन ने कंसेंट दिया और मरने के बाद अगर आप उसमें कंसेंट नहीं देते हैं तो वो विल जो होती है ना 1/3 तक ही वैलिड होंगी। तो चलिए अब हम इसे एग्जाम्पल के तौर पे समझने की कोशिश करेंगे। पहली स्थिति हमारे पास है कि सभी लीगल हायर्स मृत्यु के बाद राजी हो गए, तो विल जो थी 100 रुपये की वो पूरी वैलिड हो गई। हमने एग्जाम्पल में माना कि प्रॉपर्टी का वैल्यू जो है वो 100 रुपीज़ है और जो विल हुई थी वो 100 रुपीज़ की किसी भी बंदे के नाम पे हुई थी, ए के नाम पे या बी के नाम पे। और जिसने किया था, जैसे पिता ने किया था, उसके मरने के बाद बाकी के उसके लीगल हायर्स भी उसके लिए रजामंद हो गए, तो वो विल जो रहेंगी वो 100 रुपीज़ के लिए जो रहेंगी वो वैलिड होगी। लेकिन कंडीशन नंबर 2, अगर कोई हायर राजी नहीं होता तो विल जो रहेंगी वो सिर्फ 1/3 तक ही वैलिड रहेंगी, यानी 100 रुपये में से 33 रुपये 33 पैसे के लिए ही वो वैलिड होंगी। ठीक है। थर्ड कंडीशन ये है कि जिंदगी में कंसेंट दिया पर मृत्यु के बाद मना किया, तब भी विल सिर्फ 33 रुपये 33 पैसे तक ही वैलिड रहेंगी। लाइफ टाइम में दिया हुआ कंसेंट कोई लीगल वैल्यू नहीं रखता। चलिए अब हिबा और वसीयत को हम एक चार्ट के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं, कंपैरिजन चार्ट के अकॉर्डिंग, जिसमें हमारा पहला पॉइंट है कि हिबा कब दिया जाता है। तो हिबा जो होता है जीते जी दिया जाता है, जीवन काल में, कि मैंने मेरे प्रॉपर्टी मेरे बेटे को हिबा करके दे दी, ठीक है, मेरे जीते जी, और उसके नाम पे मैंने म्यूटेशन करवा दिया, जितने भी पेपर है उसको पोजीशन दे दिया, मैंने फ्री कंसेंट में दिया, वो सब मैंने कंडीशन जो एक वैलिड हिबा की है वो मैंने सब फुलफिल कर दी और मैंने मेरे जीवन काल में दे दिया, तो उस समय मैं हिबा करके दे सकता हूँ। सेकंड कंडीशन होती है, सेकंड पॉइंट है वसीयत कब की जाती है। तो वसीयत जो होती है जीते जी लिख के दी जाती है, लेकिन वो जो अप्लीकेबल होती है वो मरने के बाद, मृत्यु के बाद जो रहती है वसीयत अप्लीकेबल होती है। ठीक है। अब इसमें संपत्ति की सीमा कितनी होती है कि मैं हिबा में तो मेरी 100 रुपये की प्रॉपर्टी है, मैं पूरा 100 रुपये दे सकता हूँ, ठीक है, उसमें मेरे को किसी भी प्रकार से किसी की भी कंसेंट लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन वसीयत में क्या होता है कि अगर मेरे लीगल हायर्स की रजामंदी नहीं है तो मैं किसी को भी 1/3 से ज़्यादा वसीयत में नहीं दे सकता हूँ। अब इसे हम अपने वारिस को भी दे सकते हैं और गैर वारिस को भी दे सकते हैं। ठीक है। हिबा जो है हम कंसेंट के बिना दे सकते हैं और वसीयत में हमें कंसेंट लेना ज़रूरी है, नहीं तो 1/3 तक ही वैलिड रहेंगी। ठीक है। और हिबा हम गैर वारिस को भी दे सकते हैं, ठीक है, और वसीयत भी दे सकते हैं, लेकिन 1/3 तक, अगर वो वहाँ किसी का कंसेंट, हमारे जो भी लीगल हायर्स है अगर उनका कंसेंट नहीं था तो हम सिर्फ 1/3 ही तक दे सकते हैं। अब हम इसके लिमिटेशन इशू के बारे में भी बात कर लेंगे। अगर गिफ्ट या विल को चुनौती देने के लिए 3 साल या 12 साल की अवधि निकल चुकी है और कब्जा हो चुका है तो केस कमज़ोर माना जाएगा। लेकिन अगर कब्जा नहीं हुआ और जानकारी हाल ही में मिली है तो केस कायम रह सकता है। सरल शब्दों में समझाऊँ तो भारत में किसी भी सिविल डिस्प्यूट को चैलेंज करने के लिए एक निश्चित अवधि तय की गई है, जिसे कहते हैं लिमिटेशन पीरियड, जिसे लिमिटेशन एक्ट 1963 के तहत रेगुलेट किया जाता है। अब यदि किसी व्यक्ति को गिफ्ट को चैलेंज करना है, वो बोलता है कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, अनड्यू इन्फ्लुएंस या इनवैलिड एग्जीक्यूशन के आधार पर चैलेंज करना चाहता है, तो उसके पास 3 साल का समय होता है। यह 3 साल तब से शुरू होते हैं तब जब उसे गिफ्ट के बारे में जानकारी मिलती है या जब वो कब्जा मिलने से वंचित होता है। सेक्शन 57 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट के तहत कहता है कि इन केस इन्वॉल्विंग फ्रॉड और मिस्टेक द इन लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट व्हेन द फ्रॉड इज डिस्कवर्ड। दूसरी बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति यह दावा करता है कि गिफ्ट या विल के जरिए प्रॉपर्टी गलत तरीके से ली गई है, अपना पोजीशन कब्जा वापस चाहता है, तो उसके पास 12 साल होते हैं। ठीक है। आर्टिकल 65 ऑफ लिमिटेशन एक्ट फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी, इफ समवन वांट्स टू रिकवर पोजीशन द लिमिटेशन इज 12 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ पोजीशन बिकम एडवर्स। चलिए अब हम निष्कर्ष की बात करते हैं।
हिबा अगर नियमों के अनुसार दिया गया हो और कब्जा दे दिया गया हो तो वो बहुत मजबूत होता है। वसीयत जो होती है वो सीमित होती है, लीगल हेयर्स की सहमति बहुत ज़रूरी होती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना कि कब्जा और साफ नीयत सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किसी भी प्रॉपर्टी या इनहेरिटेंस से जुड़े मामलों की में आपको वकील की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लाइक करिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।